Welcome back to our channel. So in today's video we'll continue our organizational change topic, and in this we'll see the process of change. So what is the process of change? The process of change involves 3 steps. Those 3 steps are, the first step is need for change. हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्यों चेंज लाना है या क्यों चेंज आ रहा है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी होती है. सेकेंड स्टेप होता है कि उस बिहेवियर या उस चेंज के लिए हमारे पास क्या न्यू बिहेवियर है या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है. जो भी हमारे आगे एक नीड आई है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, या हमें कोई नया बिहेवियर, कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ नया प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा. थर्ड स्टेप होता है कि हम उस न्यू प्रोसेस के साथ कैसे कंफर्ट लेवल पे आ रहे हैं. ठीक. प्रोसेस ऑफ चेंज में इसी चीज़ को, इन स्टेप्स को ही डिफाइन करने के लिए एक मॉडल है, दैट इज लिविन्स मॉडल. लिविन्स मॉडल ये डिफाइन करता है कि कैसे चेंज प्रोसेस आता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो अकॉर्डिंग टू लिविन्स मॉडल सबसे पहला प्रोसेस होता है अनफ्रीजिंग का, उसके बाद होता है मूविंग का, एंड देन रीफ्रीजिंग. समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है. तो अनफ्रीजिंग का मतलब है कि यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या नीड है चेंज की. ठीक है, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंज. देन इन दिस यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं उनको इंक्रीज किया जाता है, यानी कि जो रीजंस हैं, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या रीजन है हमें चेंज का, तो जो चेंज ला रहा है, जो फोर्स उस चेंज ला रहा है, हम उसको इंक्रीज करते हैं. इंक्रीजिंग द ड्राइविंग फोर्सेस, यानी कि जो चेंज वो ला रहा है फोर्स, उसको इंक्रीज करना. ठीक है. और हम डिक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग, वो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के चाहते नहीं हैं उस चेंज को, तो हम कोशिश करेंगे उनको मनाने की. हम कोशिश करेंगे कि हम सारे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को ये समझाएं कि ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, उसको हम हटाएं. सो अनफ्रीजिंग में build the organization try to reduce the resistance. Okay, so those forces that resist that control or resist that change, उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं. In the next step according to Levin's model is moving. Moving is individual component, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे components को देखा जाता है. Moving towards what? I'll write it. इन मूविंग यहाँ पर देखा जाता है कि इंडिविजुअल कंपैटिबिलिटी या इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या है. यहाँ देखा जाता है कि ग्रुप कंपोनेंट क्या है. ठीक है. यहाँ पर ये देखा जाता है कि टास्क कंपोनेंट क्या है. मैं मूविंग स्टेप दोबारा समझाती हूँ. स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है और टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है. इन मूविंग स्टेप क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने सेकेंड स्टेज पर होता है तो वो कोशिश करता है कि वो क्या क्या एक्शन लेगा. ठीक है, क्या क्या ऐसा एक्शन लेगा जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें सिर्फ चेंज आ रहा है तो उससे क्या होगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा. उससे एक इंडिविजुअल भी इफेक्ट होगा, वो इंडिविजुअल भी चेंज होगा, ग्रुप चेंज होगा, टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे थे वो सारी जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे थे, जो डिसीजंस आपने बनाए थे वो चेंज होंगे. आपका जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में आप जा रहे थे वो चेंजेस आएंगे. जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी थी, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा. तो ये जो मूविंग स्टेज होती है ये क्या है, एक्शन टेकिंग स्टेज होती है. यहाँ पर एक्शन लिया जाता है. ठीक है. यहाँ पर नीड देखी जाती है और यहाँ पर एक्शन लिया जाता है. देन थर्ड स्टेज है लेविन्स मॉडल के अकॉर्डिंग इज रीफ्रीजिंग. रीफ्रीजिंग में क्या होता है, जो भी चेंज आया उसको अब एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको एक्शन जो लिए थे यहाँ पर उनको रीफ्रीज किया जा रहा है, यानी कि अब उनको अडॉप्ट किया जा रहा है.
यहाँ पर स्टेप होता है रीएनफोर्सिंग एंड मेकिंग द परमानेंट। जो भी हमारे न्यू टास्क थे उनको परमानेंट किया जा रहा है, जो भी हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज थी, जो भी चेंज हुआ था उनको परमानेंट बनाया जा रहा है। अगर ये रीफ्रीजिंग स्टेज नहीं होता है, यानी कि अगर हम उन चीज़ों को परमानेंट नहीं करते हैं, तो एक प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि जो भी चेंज आया है वो शॉर्ट टर्म टाइम तक रहता है और वो शॉर्ट टर्म पीरियड में ख़त्म हो जाता है, अबैंडन कर दिया जाता है और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, या फिर इनकम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो पाता है, आधा अधूरा इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इसलिए रीफ्रीजिंग करना उस चेंजेस को इम्पॉर्टेंट है ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से काम कर सके। ठीक है, तो ये लेविन्स मॉडल ने प्रोसेस ऑफ चेंज समझाया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। सो रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आ रहा है, उस चेंज को जब हम एक्सेप्ट नहीं करते, जब ऑर्गेनाइजेशन मेंबर उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है, सो अनविलिंगनेस टू अप्रूव अ पर्टिकुलर चेंज इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस टू चेंज। नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी ईदर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम इंडिविजुअल। ठीक है, सो दो टाइप्स के रेजिस्टेंस टू चेंज पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर, और वो क्या मेजर सोर्सेज हैं। तो पहला हेडिंग के हिसाब से है ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस, तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग। उस रेजिस्टेंस जो हम पढ़ने जाएंगे वो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नाउ इन ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज स्ट्रक्चर इनिशिया। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। स्ट्रक्चर इनिशिया का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, उन लोगों को, हर इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करता है अपने नॉर्म्स के हिसाब से, जो भी उनको गोल्स अचीव करने होते हैं उस हिसाब से उनको ट्रेन करता है। और जब वो ट्रेन हो जाते हैं अच्छे से, तो वो अपना प्रॉपरली काम करता है हर इंडिविजुअल। तो हो सकता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चेंज को एक्सेप्ट ना करें, ये होता है स्ट्रक्चर इनिशिया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस आता है लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज का मतलब है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पार्ट पे चेंज आता है तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट पर पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर हमें कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में चेंज लाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हर चीज़ को इफेक्ट करेगी, प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगी, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को इफेक्ट करेगी, प्रोडक्शन यूनिट को इफेक्ट करेगी। तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन या जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सेप्ट ना हो, उनका सिर्फ फोकस जो है वो लिमिटेड हो और उनका जो फोकस ऑफ चेंज है वो लिमिटेड पेस पर। थर्ड है थ्रेट टू एक्सपर्टाइज। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आता है तो जो स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज होते हैं, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स में, उनको लगता है कि यार अगर कोई भी चेंज आया ना तो हमारी जो जॉब है वो खतरे में पड़ जाएगी, तो वो उस एक्सपर्टाइज को उस एक्सपर्टाइज के प्रति थ्रेट समझते हुए उस चेंज को अपोज करते हैं। द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस इज थ्रेट टू एस्टैब्लिश पावर रिलेशंस। यानी कि कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ठीक है, पावर मेकिंग, उसके पास पावर है, तो हो सकता है कि उनको भी थ्रेट लगे कि यार अगर कोई भी समझ लो कि चेंज आ रहा है एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, किसी का एडमिशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई रिक्रूट हो रहा है, तो वो चेंज हो सकता है उनकी पावर रिलेशंस में थ्रेट बने, तो इसीलिए वो अपोज करते हैं कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस हो जाता है। एंड फिफ्थ है रिसोर्स एलोकेशन। क्योंकि रिसोर्सेज हैं हमारे लिमिटेड, तो उन रिसोर्स एलोकेशन का कंट्रोल है जो वो थ्रेट एज अ थ्रेट माना जाता है। अगर कोई भी चेंज आया तो वो थ्रेट हो जाएगा, ठीक है, और रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। तो जो भी रिसोर्स को एलोकेट करता है, जो भी जिनके भी कंट्रोल में है रिसोर्सेज, वो चेंज को एक थ्रेट मानते हैं।
उसके बाद आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे फोकस करते हैं। सो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में आ सकता है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई भी बेसिक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स आप देखो, परसेप्शंस हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, नीड्स हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को उस चेंज से रेजिस्ट करने के। पहला क्या हो सकता है, हैबिट हो सकती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की। प्रेफर करेंगे वो अपनी डेली जॉब, वो प्रेफर करेंगे कि जैसे ही चल रही है वैसे ही चलती रहे, कोई इंट्रोडक्शन चाहते ही नहीं वो नई जॉब में। उनको लगता है कि जो उनकी जॉब है वो डिफ़िकल्ट बन जाएगी नए चेंजेस के साथ, तो इसलिए उनकी हैबिट जो है उसी को रहने दो, तो इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं टू चेंज। दूसरा हो सकता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे हो सकता है, जैसे कि उनको जो जॉब सिक्योरिटीज़ है, अगर उनको लगता है कि यार हम सेफली जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चेंज आया और एम्प्लॉयज़ उस काम को नहीं कर पाए तो उनको लगेगा कि उनकी जॉब डेंजर में है। तो एक सिक्योरिटी चीज़ होती है जो हम कहते हैं जॉब सिक्योरिटी चाहिए हम, इसलिए वो चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते। नेक्स्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक मंथली पे, ठीक है। अगर कोई भी चेंज आया तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसलिए अपोज करते हैं कि हमारी मंथली पे हो सकता है रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उसके बाद फियर ऑफ अननोन, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो वो नहीं रिसॉल्व कर पाए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ रिसॉल्व नहीं कर पाए, तो उनको फियर होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए या ऐसा कोई नेगेटिव एटीट्यूड हम उस सिचुएशन में ना दिखा दें, ठीक है, कोई अनसर्टेन सिचुएशन ना आ जाए, तो इसीलिए वो रेजिस्ट करते हैं कि ऐसा कोई चेंज आए ही ना, ठीक है। उसके बाद हो सकते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स कैन बी लाइक influence of an individual or of some union or maybe some factors which are present in your environment, ठीक है, जहाँ आप काम कर रहे हो, वर्किंग एनवायरनमेंट, तो वो यूनियन या कोई लोग आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप चाहते ही नहीं कि कोई चेंज आए, तो वो सोशल फैक्टर्स के अंडर आता है। सो these were all the topics that covered under organizational change. So I hope you liked the video. If you liked it, please share it with your friends. Do subscribe to our channel College Tutor. Thank you for watching.